नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश कुमार और कुल मिलाकर के आज बात करेंगे लहूलुहान राजस्थान और जख्मी जयपुर के बारे में। सर्व समाज सड़कों पर है क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की निर्मम तरीके से राजस्थान के जयपुर में गुलाबी नगरी में एक पोश इलाके में हत्या कर दी गई है और हत्यारे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और उसके बाद में चर्चा शुरू करेंगे। सरकार के पास इलाज नहीं है तो ये बच्चे आज जोश में हैं। आप इनके नारे सुन रहे हो। आज वो किसी की भी मौत की वो ले लेते हैं कि हमने मरवाया। क्यों मरवाया भाई? तुम्हारी भैंस खोल रखी थी क्या? तुम्हारे घर में कोई हमने कांड कर रखा था क्या? सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जिस प्रकार की कायराना हरकत की है, ये मर्दों के काम नहीं है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में हंगामा लगातार जारी है। गोगामेडी के समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है। हर कोई उनके हत्यारों की फांसी की मांग कर रहा है। समर्थकों का कहना है कि जब तक उनके हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस दौरान लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दिया और लोगों ने साफ तौर पर अपने इरादे जाहिर कर दिए और पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर मेरे सहयोगी उमंग माथुर ने राजपूत नेताओं से की खास बातचीत। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के समर्थन में समाज के कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सूरजपाल अमूजी भी यहाँ पर आए हैं और जाहिर सी बात है कि पूरा समाज अब लामबंद हो चुका है और न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज के लोग भी उन्हें उनके इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। सूरजपाल अमूजी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस दर्दनाक हादसे? एन न्यूज़ पे सिर्फ इतना कहना चाहूँ, नकारात्मक नकारा लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी सर्व समाज का नेता था, पूरे हिंदुस्तान का हीरो था। आज उसकी मैं फैमिली से मिल के आया हूँ, उससे अंतिम बार मैं उसके दर्शन करके आया हूँ। मेरी आंखें नम हैं, मुझे दुख है, मेरा मित्र नहीं रहा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उसके साथ गलत हुआ है। गलत करने वालों को सज़ा मिले। जिन दोषी अधिकारियों ने उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की थी, उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि तुमने गलती की है। तुम दीपक क्या अब हमारा जो एक ढांचा है, जो नीतिगत ढांचा है, क्या अब उसे बदलने की ज़रूरत आ गई है? क्योंकि एक हत्यारा लॉरेंस बिश्नोई वो जेल के अंदर बंद होकर अपना नेटवर्क चला रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या जेल में रखना ज़रूरी है? मुझे पहला पत्रकार मिला है, मुझे खुशी हुई इस बात की कि आपने कहा एक हत्यारा। निश्चित तौर पे हत्यारे जेल में बैठकर वो धमकियां दे देकर अपनी दुकान चला रहे हैं। उन हत्यारों का इलाज ये है कि सरकार ऐसे लोगों का इलाज करे। सरकार के पास इलाज नहीं है तो ये बच्चे आज जोश में हैं। आप इनके नारे सुन रहे हो। आज वो किसी की भी मौत की वो ले लेते हैं कि हमने मरवाया। क्यों मरवाया भाई? तुम्हारी भैंस खोल रखी थी क्या? तुम्हारे घर में कोई हमने कांड कर रखा था क्या? सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जिस प्रकार की कायराना हरकत की है, ये मर्दों के काम नहीं है। सर, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे परिवार की क्या कुछ मांगे हैं सरकार? परिवार की मांगे नहीं, 31 सदस्यीय संघर्ष कमेटी है जो वो मांग मान रही है, वो मांग मनवाने के लिए कह रही है। वो निश्चित तौर पे जो उनकी मांगे, जो हमारे नेता हैं राजेंद्र गुड़ा साहब पूर्व मंत्री हैं, वहाँ पर मनोज नांगली जी विधायक बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री भी यहाँ बैठे हुए थे, अनेक नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे वो लोग जो तय करेंगे उसी के आधार पर जो निर्णय होगा, हम राजभवन की तरफ भी कूच कर सकते हैं। ऐसा भी निर्णय कमेटी ले सकती है। सर, आपके ऊपर, गुड़ा साहब के ऊपर और समाज के कई लोगों के ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। हम कह रहे हैं, हम तो कफन को सर पे बांध के चलते हैं। हम क्षत्रिय समाज के लोग हैं। हमने अकबर का, खिलजी का, अंग्रेज़ों का इलाज किया इसी हिंदुस्तान के अंदर। हमने इस हिंदुस्तान को सुरक्षा दी है। आज हमारे को सुरक्षा मांगनी पड़ रही है अपने ही देश के अंदर। और किन से मांगनी पड़ रही है? जो जेल के अंदर बंद है। वो लोग नए नए बच्चों को बहलाकर फुसलाकर उनको गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। ऐसे लोगों का इलाज सरकार को करना चाहिए। ये तो हमारे साथ सूरजपाल अमूजी, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार और प्रशासनिक अमले की ये पूरी तरह विफलता है कि जो व्यक्ति पिछले 1.5-2 साल से अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहा था, उसको सरकार और प्रशासन ने न जाने किस वजह से सुरक्षा नहीं दी और उसका नतीजा है वो आज आप सबके सामने है। संपूर्ण न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज आज सुखदेव सिंह गोगामेडी जी और उनके परिवार के साथ में खड़ा है। और जिस प्रकार से सूरजपाल अमूजी ने भी बोला कि न सिर्फ उनको बल्कि समाज के कई और लोगों को भी जान का खतरा है। अब ये सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि वो किसे सुरक्षा दे और किसे जेल में बंद करे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।
चलिए, कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर गुलाबी नगरी लहूलुहान हुई तो कैसे हुई? क्या वाकई में कोई साजिश थी? क्या वाकई में जानबूझ करके तमाम चीज़ों को अनदेखा किया गया? क्या वाकई में सरकारों की लापरवाही आ रही है? चर्चा शुरू करेंगे। मेरे साथ अतर सिंह गुर्जर साहब जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं। मेरे सहयोगी उमंग माथुर लगातार मेरे साथ सुबह से बने हुए हैं और लगातार चर्चा और विषय और सवाल एक ही है, आखिर इतना बड़ा कांड हुआ कैसे? मेरे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं ब्रजेश शर्मा, सहयोगी के तौर पर मेरे साथ जुड़े, साथ ही CL यादव साहब कांग्रेस नेता हैं, फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उमंग, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। कुल मिलाकर के आज सारे दिन जो हुआ, यूँ माना जा सकता है राजपूत समाज और सर्व समाज का आक्रोश सड़कों पर था। मांग एक ही थी, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को पकड़ो, फांसी दो। जो भी हत्याकांड हुआ है वो राजस्थान की शांति के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है और जिस तरीके का उपद्रव आज देखा, काफ़ी गुस्से में था सर्व समाज और सरकारों को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही थी। उमंग, बिल्कुल राकेश जी, जाहिर सी बात है, कल दिन भर से नवतेज टीवी ग्राउंड पर था, आप भी वहाँ पर मौजूद थे हॉस्पिटल में जब सुखदेव जी की बॉडी वहाँ हॉस्पिटल में लाई गई थी। और तभी से हम लगातार ये देख रहे हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई, आक्रोशित हुए युवा बढ़ते गए और जाहिर सी बात है उसी समय से कहीं ना कहीं ये मांग हवा में फैलने लगी और अब जाके उसने मूर्त रूप ले लिया है। जो मांग चल रही थी 8 सूत्रीय मांग का जो एक ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है, उसमें सबसे पहली मांग यही है कि ये जांच NIA को सौंपी जाए। और हम कह सकते हैं कि पहले तो ऐसा लग रहा था कि यह आंदोलन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा या ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे राजपूत समाज के लोग सड़कों पर आने लगे और सबसे बड़ी बात राकेश जी ध्यान देने वाली यहाँ पर यह थी कि कल तक तो सिर्फ राजपूत समाज के लोग थे और आज दिन भर जब मैं वहाँ पर मौजूद था तो वहाँ पर ब्राह्मण समाज से, गुर्जर समाज से, कायस्थ समाज से, हर समाज के लोग वहाँ पर आ रहे थे सुखदेव जी को अपनी श्रद्धांजलि देने, उनके परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने। और हर एक जने से जिससे भी हमने बात करी उनका साफ तौर पर 2 ही उनकी प्रमुख मांगे थी। 8 सूत्रीय मांगों का जो खाका जो आया है वो तो उसको एक बार को अगर हम अलग रखें तो 2 ही मांगे हर एक व्यक्ति के मुंह से, हर एक व्यक्ति की जबान से निकल रही थी। पहली ये कि हत्यारों को उसी लेवल की सजा दी जाए, उसी लेवल का दर्द उन्हें दिया जाए जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने भोगा। दूसरी मांग कि सिर्फ उन हत्यारों को पकड़ने तक या उन हत्यारों के एनकाउंटर तक या उन हत्यारों की सजा तक NIA पुलिस प्रशासन नहीं रुके, बल्कि उन हत्यारों के साथ पूछताछ करके और उनके तार, आखिरी तार उनका कहां तक जुड़ा है और उस पूरे फ्रेमवर्क में जितने भी लोग हैं, भले ही वो सरकारी अमला हो या प्रशासनिक अमला हो। सरकारी अमला, प्रशासनिक अमला नाम लेने के पीछे भी मेरी 2 प्रमुख वजह हैं। जैसा कि अब तो सभी को पता है कि पिछले करीब 3 या 4 साल से सुखदेव गोगामेडी जी अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे और पिछले 1 साल की अगर बात करें तो लगातार इनपुट्स आ रहे थे। पंजाब सरकार की तरफ से इनपुट दिया गया था, राजस्थान के DGP के पास में इनपुट था और DGP के पास अगर इनपुट है तो कहीं ना कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भी है। उसके बाद उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात राकेश जी, आज मैं उनके घर की तरफ भी जाकर आया, घर के आसपास जो मौजूद लोग थे उनसे भी बात करी, तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि उनको तो अपनी जान का खतरा था, ना सिर्फ अपनी जान का बल्कि परिवार का। उन्होंने सरकार की सुरक्षा का उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपने खर्चे पे 6 गार्ड्स लगवाए जिनके पास लाइसेंसी हथियार थे और अपनी पूरी कॉलोनी के अंदर कम से कम हम कह सकते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर में हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे लगवाए। और आप ये देखिए जो मौका जो चुना गया, आदर्श आचार संहिता लगी थी, एक सरकार जा रही है, दूसरी सरकार आ रही है। अब आदर्श आचार संहिता में राकेश जी ये होता है कि आप एक ही गार्ड रख सकते हैं, तो 5 गार्ड उनके छुट्टी पे गए हुए थे। आप लाइसेंसी हथियार तक आप अपने पास नहीं रखते, उनके सारे हथियार लोकल थाने में जमा थे। अब ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति को इतनी थ्रेट थी वो व्यक्ति खुद के इंतजाम के बाद भी हम कह सकते हैं कि बिना किसी सहारे के था और आम दिन की तरह वो लोगों से मिल रहा था और इतना बड़ा जो हम कह सकते हैं घटनाक्रम घटित हो गया। तो जाहिर सी बात है सवाल मौजूदा सरकार पर खड़े होते हैं कि इतना सब कुछ आपको पता होने के बावजूद उनकी सुरक्षा में कोताही बरती गई। कोताही क्या, उन्हें दी ही नहीं गई। और यही जो मांग है, सरकारी अमला और प्रशासनिक अमला जो भी इसमें लिप्त है उन तक भी पुलिस पहुंचे, उन तक भी NIA पहुंचे और उनको भी सजा हो। राकेश जी, बड़ी बात बोली उमंग, और सबसे बड़ी बात आपने जो बोली है, जिस समय का चयन किया गया है, वाकई में सरकारें कुल मिलाकर के सरकार और पुलिस कुछ नहीं करेंगी। अगर किसी व्यक्ति को थ्रेट मिलता है, धमकी मिलती है, तो अपनी सुरक्षा जिस तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने हिसाब से CCTV कैमरे लगवा लीजिए, अपने गार्ड रख लीजिए। हाँ, आपके ऊपर थ्रेट आता है, आप एप्लीकेशन देते हैं, आपको गार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और यही हुआ है सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ। अतर सिंह जी आपके पास आएंगे।
उमंग जी एक चीज का जिक्र लगातार कर रहे हैं, पिछली सरकार को बाकायदा मार्च से बाकायदा सोशल मीडिया पर वो पेपर वायरल हो रहे हैं कि पंजाब की जेल से संपत नेहरा की तरफ से बाकायदा इस प्रकार के कांड को अंजाम दिया जा सकता है। ये थ्रेट पहुंचा है राजस्थान की पुलिस को, राजस्थान के तमाम उच्च पदाधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई है, सरकार तक सूचना पहुंचाई गई है, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। किस तरीके से देख रहे हैं राकेश जी? ये जो पूरी घटना है ये कल की नहीं है, ये घटना सालों से चली आ रही है। इस घटना की आहट जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब के आंकड़े उठा के देख लो, और अब ताजा जो परसों रिपोर्ट आई है उसके उठा के देख लो, राजस्थान अपराधों में सर्वश्रेष्ठ आ गया है, नंबर 1 पर। ये जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, ये इसमें एक मुद्दा भी रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो राजस्थान की जनता को अपराध मुक्त, भयमुक्त करेंगे। इसी को लेकर के आज महिला अत्याचारों में देख लो, महिलाओं के अपराधों में देख लो, साइबर क्राइम में देख लो जी, साइबर क्राइम में देख लो, इसके अलावा जो ये हत्याएं हो रही है इनको देख लो, आंकड़े पड़े हैं। तो हम तो खुद इस चुनाव में ये कह के आए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इन अपराधों पर नियंत्रण करेंगे और अपराधियों में भय पैदा करेंगे। ये कह के हमारी सरकार बन गई, लेकिन मुख्यमंत्री का और हमें सरकार बनने का जो टाइम है उसमें 2 दिन का और है, उससे पहले ये हो गई। कहीं न कहीं इस समय पे जब कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया हो, कार्यकारी के रूप में काम कर रही हो, गवर्नर उसको देख रहा हो और नई सरकार अभी आई नहीं, ऐसे समय पे जो ये हुआ है। लेकिन आज मार्च के महीने में जब पंजाब सरकार द्वारा ये सूचना राजस्थान सरकार को दे दी गई कि AK-47 खरीदी जा रही है हमलावरों द्वारा और सुखदेव सिंह जी पर हमला हो सकता है, ये सारी सूचना थी। और डीजीपी को जब ये सूचना आ गई, गृह मंत्री कौन था? मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री थे। तो क्यों ने सरकार ने इस पे संज्ञान लिया और क्यों ने वो व्यापक व्यवस्थाएं करी, क्यों ने उस परिवार के लिए सुरक्षा मुहैया करवाई? ये सब केवल सरकार की और उच्च अधिकारियों की जो लापरवाही का कारण रहा है, जो ये इतनी बड़ी घटना आज हुई है। चलिए सीएल यादव साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? यादव साहब, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? आ रही है सीएल यादव साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, सीएल यादव साहब, कुल मिलाकर के बीजेपी प्रवक्ता अतर सिंह गुर्जर साहब ने सीधे तौर पर आरोप लगाया, जब पिछली सरकार को मार्च में इस थ्रेट का अंदाजा हो गया था और पंजाब सरकार की तरफ से बाकायदा यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को, यहाँ की पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारियों को, सरकार को तमाम सूचनाएं दे दी थी, बावजूद इसके अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा की मांग कर रहा है, अगर उसको थ्रेट है, अगर कोई धमकी मिली है, जो लगातार सामाजिक मंचों से उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, अब हत्याकांड के बाद में वो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि मुझे मारने की धमकियां दी जा रही है, उसको लगातार दुबई के नंबरों से कॉल आ रहे थे, ये सूचना सरकार के पास होने के बावजूद भी क्या वाकई में सुरक्षा देना मुनासिब था या नहीं था? यादव साहब। राकेश जी, मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से और परिवार इस दुख की घड़ी को सहने की क्षमता दे और भगवान जो जीवन आता है तो ये राजनीति का मंच है। मेरा है जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, सामान्य उनको उनको सबसे गिरफ्तार करना चाहिए और उसके बाद जो कानून कड़ी सजा है उसको उन अपराधियों को मिलना नेक्सस है। अपराधियों का जो जेल में बैठे, विदेश में बैठे हुए जो नेक्सस है इंटरपोल के थ्रू या दूसरी एजेंसी के थ्रू, उसको बेनकाब करके उन नेक्सस को खत्म करने की कार्रवाई हम और पूरे सिस्टम के साथ है, प्रशासन के साथ है। हम राजनीति नहीं करना चाहते। कल भी मैं भाजपा के प्रवक्ता की गुलूल बातें सुन रहा था, राजनीति की बातें सुन रहा था और मैं इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहता। यदि यहाँ पे राजनीति की बात करनी है तो मैं ट्वीट करना ज्यादा बेहतर समझूंगा। किसी की मौत के ऊपर राजनीति करने से बदतर कोई नहीं हो सकता और भाजपा के नेताओं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जिम्मेदार नेहरू जी जिम्मेदार नहीं है इनके लिए। तो पिछले 2-2.5 महीने से प्रशासन और व्यवस्था सारी केंद्र सरकार के हाथों में है।
पिछले 2.5 महीने जो भी इनपुट थे उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार कोई जिम्मेदार नहीं है। जिस दिन से आचार संहिता लगी है उस दिन से मोदी सरकार, केंद्र सरकार को जिम्मेदारी और चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए। ये राजनीति का मंच नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ। अपराध के आंकड़े क्या है आप अलग से डिबेट करना, किस सरकार के साइड में अपराध बढ़े, किस सरकार के अपराध में आंकड़े अपराध घटे, मैं एक एक दूंगा। यदि केंद्र सरकार इतनी ही पाक और साफ होती तो एनसीआरबी के डाटा समय पर उजागर करती और जो राजस्थान को बदनाम करने की नापाक कोशिशें की गई, हरकतें की गई, उनका हम जवाब देते। राजस्थान में क्राइम में आज भी 12वें नंबर पे है, जो 12वें नंबर पे था पहले भी 12वें नंबर पे था। भाजपा के इसके नेताओं को राजनीति से परहेज करना चाहिए ऐसे मौकों पर। और मैं फिर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ, परिवार को सांत्वना देता हूँ और भगवान दिवंगत आत्मा को शिव चरणों में स्थान दे और जो भी मुद्दा है वो जल्दी से जल्दी रिजोल्व होए, प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे और जो भय का वातावरण बना हुआ पिछले 2 दिन से उसको मैं प्रदेश की जनता को राहत मिले, देश को राहत मिले। मैं राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता हूँ। दोबारा यदि कोई राजनीतिक मुद्दा आएगा मैं क्विट कर जाऊंगा। ठीक है, आदर सिंह मुझे कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी ने जो बात कही है कि ये समय राजनीति करने का नहीं है और सांत्वना देने का है। बिल्कुल सांत्वना, पूरा राजस्थान उस परिवार के साथ इस दुख की कड़ी में खड़ा हुआ है। न केवल उनका राजपूत समाज, 3600 बरादरी उस परिवार के साथ खड़ी हुई है। लेकिन ये मुद्दा तो राजनीति का है। आज आप कह रहे हो कि पिछले 2.5 महीने से हमारी सरकार नहीं है। आपके पास लेटर तो मार्च के महीने में आ गया था, तब से आप कहां थे? गृह मंत्री जी कौन थे? मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री थे। पहले लेटर गृह मंत्रालय में आया है, फिर डीजीपी के पास गया है। आपके अफसरों को भी पता था और आपको भी पता था। और हर मुद्दे का इलाज राजनीति से ही निकलेगा। इच्छा शक्ति मजबूत अगर आपकी होती, आप अगर अपराध पर नियंत्रण करते तो आज ये दुख देखने को नहीं मिलता। आप इस तरीके की आप इस तरीके से आज इस बिंदु पे आकर के श्रद्धांजलि देने नहीं पड़ती राजस्थान के लोगों को। आज जनता है उसको बदनाम किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, भाजपा के नेताओं द्वारा, गंदी राजनीति के द्वारा। इसलिए ये मंच राजनीति का नहीं है, इनको समझाइए। यादव साहब ठीक है, यादव साहब समझ सकते हैं, यादव साहब समझ सकते हैं, राजनीति का मंच नहीं है। एक सामाजिक व्यक्तित्व ने अपनी जान खोई है और लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे, सवाल पूछे जाएंगे यादव साहब, क्योंकि आज जो वो लेटर वायरल हो रहे हैं, आज जो बाजार में या सोशल मीडिया पर या तमाम लोगों की जुबान पर जो लेटर है जिसकी बाकायदा फोटोकॉपी पूरे सोशल मीडिया पर है, अगर वहां से थ्रेड था, मीडिया पे तो बहुत कुछ, लेकिन परिजन बोल रहे हैं सर, परिजन बोल रहे हैं सर, परिजन बोल रहे हैं, जिस व्यक्तित्व के ऊपर फायर हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, उसके परिजन बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? परिजन बोल रहे हैं एप्लीकेशन दी हमने। राकेश जी, हाँ राकेश जी, मैं कानून सम्मत बात कर रहा हूँ। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, परिजनों का तो आरोप है ना, परिजनों का तो आरोप है ना, आप इस बात को स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? परिजनों का सीधा आरोप है हम लगातार एप्लीकेशन दे रहे थे, उसके बावजूद सुरक्षा नहीं दी गई। मैं हर चीज को स्वीकार कर रहा हूँ जी जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ठीक है, और हम शब्द है ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए प्रदेश में, कलंक है प्रदेश के लिए। जी जी, लेकिन पिछले 2 दिन से आप प्रदेश की राजनीति में जो उबाल आया है आपने देखा है। परसों एक बाबा विधायक का, आपने जो अभी विधायक नहीं बने, चुनाव अभी विधायक नहीं बनेंगे शपथ लेने के बाद में, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। कल भी एक माननीय का, जो हारे हुए माननीय का, वो वीडियो वायरल हो रहा है। कौन प्रदेश में आग लगाने की कोशिश कर रहा है? प्रदेश की जनता समझ रही है। हमारी पूरी संवेदना परिवार के साथ है, परिजनों के साथ है और भगवान उनको हिम्मत है इस शोक को सहन करने की, हम यही कह सकते हैं। चलिए अतर सिंह जी से जवाब लेते हैं, जवाब ले लेते हैं अतर सिंह जी से। अतर सिंह जी, सीधा तौर पर आरोप है भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ भड़काने का काम करते हैं और सीधी बात बाल मुकुंदाचार्य को भी लपेटे में ले लिया है। अभी उनकी सरकार ने पूरी तरह से शपथ ग्रहण भी नहीं किया है और जिस तरीके की रील्स उनकी वायरल हो रही है, जिस तरीके से लोगों को धमका रहे, धंधा नहीं करने दिया जा रहा है, जिस तरीके से कानून हाथ में ले रहे हैं, ये बीजेपी वालों की आदत है। आरोप लगाना आसान काम है। बीजेपी अभी सत्ता में नहीं आई है, केवल बहुमत मिला है, सरकार नहीं बनी है। हमने भड़काने का काम नहीं किया। जो भारत सरकार के आंकड़े हैं वो बोल रहे हैं, राजस्थान के आंकड़े इनको उठा के देख लो। पिछले 5 साल में जिस तरीके से अपराध में बढ़ोतरी हुई है उसको आप देख लो। हमने कौन सा काम भड़काने का कर दिया? राजनीति में हम ये मुद्दा लेके आए थे कि राजस्थान में जो अपराध बढ़ रहा है इस पर हम नियंत्रण करेंगे।
ये राजनीति का बिंदु है और इसका हल भी राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही निकलेगा। जो सरगनाएं जेलों में बैठे हैं उनके तार विदेशों के लोगों से जुड़े हुए हैं और जेलों में बैठे बैठे लोगों को धमका रहे हैं। जो चीज रजिस्टर्ड हो जाती है उसकी काउंटिंग हो जाती है, जो चीज रजिस्टर्ड नहीं होती उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती। सुनने में तो ये भी आ रहा है अपराधियों के द्वारा कि इसी जयपुर से सैकड़ों करोड़ की वसूली इन अपराधियों द्वारा जेल में बैठे बैठे धमका के लोगों से कर रहे हैं। आप कहते हो कि इस बात का पता नहीं है, पता कैसे नहीं है? मार्च में जब रिटर्न में आपके पास आ गया तो पता क्यों नहीं था? क्या जब आपको एक स्टेट की गवर्नमेंट सीक्रेसी भेज रही है तो क्या उस परिवार के द्वारा मांग जरूरी है? आप ये कह के कि उस परिवार ने सुरक्षा नहीं मांगी, इस बात को कह के आप बच नहीं सकते। मेरा यही कहना है, कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी का परिणाम है ये पूरी घटना। चलिए ठीक है, ब्रजेश आपके पास आएंगे। और ये भी जो भी घटनाक्रम हुआ है ब्रजेश, एक तरफ पंजाब सरकार की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट मार्च में राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ भेजे गए, राजस्थान के पुलिस अधिकारियों को भेजे गए, जिस तरीके से तमाम जो थ्रेट को लेकर के हिंट दिए गए, बावजूद इसके किसी व्यक्ति को सुरक्षा नहीं मिलना। अब जैसा कि उमंग माथुर ने अभी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ विश्लेषण के आधार पर बताई, जो समय का चयन किया गया, यानी कि अक्सर चुनाव के समय ये होता है, जो जिन जिन लोगों के पास लाइसेंस या हथियार होता है या जिनका कहीं ना कहीं पुलिस थानों में रोजनामचे में कई नाम होता है, उनसे चुनाव के समय हथियार जमा कराने को कहा जाता है। यानी कि सिक्योरिटी कम हो जाएगी, जो 5 आपके पास में सुरक्षा गार्ड है वो कम हो जाएंगे। अगले व्यक्ति ने अपने स्वयं के खर्चे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए, लेकिन एक ऐसे समय का चयन किया गया जब व्यक्ति के पास सुरक्षा कम हो जाएगी। यानी कि प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त की जा रही थी और जब थ्रेट के पेपर बाहर आ रहे तो मार्च के हैं, यानी कि प्लानिंग मार्च से पहले की है। लगता नहीं है पूरा सुनियोजित साजिश थी और राजस्थान सरकार ने जानबूझ के इसको डिनाई किया, जानबूझ के नज़रअंदाज किया, या वाकई में सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा देने का मतलब है आप एक प्रकार से किसी एक समाज को ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं, इस बात को गवर्नमेंट ने मान लिया था? या ये लग रहा था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी से हमें कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है इसलिए नहीं दी जाए? क्योंकि उसी दौरान 2 लोगों को थ्रेट मिला था, एक प्रॉपर्टी व्यवसायी को और एक सुखदेव सिंह गोगामेडी को। प्रॉपर्टी व्यवसायी को बाकायदा सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई, लेकिन सुखदेव गोगामेडी को नहीं उपलब्ध कराई गई। किस तरीके से देख रहे हैं? राकेश जी, जिस तरह से पंजाब सरकार ने इनपुट दिया था, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार के द्वारा गंभीरता से न लेना और इंटेलिजेंस, वो भी पंजाब के इंटेलिजेंस ने ये इनपुट दिया था, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के पास वो तमाम सोर्सेज होते हैं जिनकी बदौलत वो इनपुट उपलब्ध कराती है। इसमें राजनीति को आप नकार दीजिए, इसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गोगामेडी एक बड़ा चेहरा थे, राजपूत समाज से थे और राजपूत समाज का आप देश में योगदान और उनके कार्यों को नकार नहीं सकते। तो बड़ा चेहरा होने के नाते उनको एक इनपुट दिया गया था राजस्थान सरकार को, पंजाब सरकार की तरफ, पंजाब के जो इनपुट सर्विस थी उनके द्वारा, कि आप उनको सुरक्षा दीजिए। लेकिन आखिर खामियां कहाँ थी कि उनको इंटेलिजेंस, जबकि वो बार बार मंचों से भी कहा करते थे कि हमारे ऊपर आईबी, हमारे ऊपर तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, अगर आप चाहें तो हमें सुरक्षा उपलब्ध कराएं हमारे। अब उमंग जी की थोड़ी सी बात को मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई थी, राकेश जी 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई थी। उन्होंने पहले तो अपने सुरक्षा कर्मियों को, जो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी है, जब राजस्थान की सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराया तो वो अपने लिए 3 लेयर सर्विस खुद लेके आए थे। उन्होंने अपने प्राइवेट सुरक्षा कर्मी लाए थे, HD हाई डेफिनेशन कैमरा लगाए थे। लेकिन उसके बावजूद और समय, अपनी राकेश जी से पहले थोड़ी देर पहले ही चर्चा हो रही थी कि आखिर यही समय क्यों चुना गया। समय ही इसलिए चुना गया क्योंकि जब आदर्श आचार संहिता हटेगा, उसके बाद अभी जब उनके जो गन्स हैं, उनके जो लाइसेंस है वो थाने में जमा होंगे, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिनसे वो अपने बचाव कर पाएँ। और आपको याद है गोगामेडी जिस कमरे में बैठा करते थे वो लगातार उन अपने लोगों से मिला करते हैं, उनके पड़ोसी भी यही करते हैं। और अब उमंग जी की खबरों में भी हमने तमाम जगहों पे देखा कि वो एक छोटा सा कमरा हुआ करता था जहां वो बैठकर लोगों से मिलते थे। तो जब लोगों से मिला करते थे तो वो सहज थे और सरल थे, जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे उसी अंदाज में उन्होंने उनसे भी मिलने का प्रयास किया, जहाँ पर उनकी हत्या हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये है, एक तो पॉस एरिया में जिस तरह से उनकी हत्या की जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, अब बीजेपी के जो प्रवक्ता आए हैं उनकी भी मैं बात सुन रहा था, तो वो जो विश्नोई गैंग है, विश्नोई गैंग जिस तरह से केंद्र सरकार के कस्टडी में है, उसके बावजूद भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे भी कानून लागू होते हैं, केंद्र सरकार पे भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसे जो इनपुट की जो सर्विसेज हैं वो किसी एक राज्य के लिए बाधाएं नहीं हो सकती। तो आखिर जो इंटेलिजेंस का जो काम है, वो जो इंडिया से लेकर कनाडा तमाम पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, उस पर केंद्र सरकार क्या काम कर रही है कि आखिर बड़े चेहरों की हत्या हो रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसमें दोषी है, उनके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। और देखिए जिस तरह से
राजस्थान सरकार और सीएल साहब ने कहा कि हम इसमें मेरा कोई दोष नहीं, हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो राजनीति तो होनी चाहिए इस पे। और इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होगी सीएल साहब तो किस मुद्दे पे राजनीति करेंगे आप? एक बड़ा चेहरा जो राजपूत समाज से है, जिसको राजस्थान में सभी लोग जानते हैं, राजस्थान में प्रभाव है, जिसके तमाम जिस समाज से मंत्री आते हैं, जिस समाज ने आपके लिए राजस्थान और पूरे देश को सुरक्षाएं प्रदान किया, आप उनके नाम पर राजनीति नहीं करोगे तो इसको किसके नाम पर करोगे? और वो जब उनकी सुरक्षा नाकाम हो जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया, इसको सीएल साहब को उठाना पड़ेगा, ये बात उनको बतानी पड़ेगी। वो भाग नहीं सकते, अपनी नाकामियों को पीछे नहीं छोड़ सकते, उनके ऊपर नाकामी का एक ठप्पा है। जब 6 महीने, राकेश जी इस समय की बात को आप नहीं ले सकते क्योंकि सरकार ही नहीं है, सरकार की अव्यवस्था, सरकार इस समय नहीं है कोई, लेकिन 6 महीने पहले जो इंटेलिजेंस का इनपुट दिया गया उसको डीजीपी ने क्यों नहीं लिया, क्यों राजस्थान की सरकार ने जरूरी नहीं लिया? और जो आपने एड ऑन किया कि उसमें एक व्यवसायी को दिया जाता है, तो ये आखिर क्यों आई ये बात? व्यवसायी भी जिस तरह से राजस्थान सरकार, जो सरकार होती है वो सबके लिए होती है, वो सरकार उनको दोनों के लिए काम करनी चाहिए। तो लेकिन एक बड़े चेहरे के साथ इतनी बड़ी पक्षपात करना राजस्थान सरकार के लिए बहुत बड़ी अपने नागरिकों के साथ कुठाराघात थी। और राजपूत समाज के लिए तो जो आज क्षति हुई है उसका आप नज़ारा जयपुर की सड़कों पर आप देख ही रहे हैं। अतर सिंह जी आपके पास आएंगे और सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखिए, एक व्यक्ति है जो जेल में बंद है, एक व्यक्ति जब चाहे जब मन चाहता है सलमान खान को धमकी देता है, एक व्यक्ति है जिसके गुर्गे राजस्थान के राजापार के इलाके में एक पब में रात को जाते हैं, फायरिंग करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, फरार हो जाते हैं, वहाँ पर एक लेटर छोड़ते हैं और बाकायदा प्रोटेक्शन मनी की मांग की जाती है। वो व्यक्ति जिसको लेकर के एनआईए, ईडी तमाम लोग छापेमारी में जुटे हुए हैं। हम पीएफआई का चक्रव्यूह तोड़ने की बात करते हैं, हम मणिपुर में अगर कोई कांड होता है तो वहाँ पर तमाम जो सुरक्षा इंतजामात है उसको करने की बात करते हैं। लेकिन राजस्थान का वो इलाका, राजस्थान वो प्रदेश जो अमूमन शांतिप्रिय प्रदेशों में गिना जाता है, उसका शेखावाटी इलाका तकरीबन 10 से 15 सालों से सिर्फ शराब, अवैध शराब, प्रोटेक्शन मनी, यूँ माना जाए सियासत के एक प्रकार से कारिंदे, इन सब का इतना ज़बरदस्त गठजोड़ है कि उसको हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। और सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट की यहाँ बात नहीं है, वो तो दोषी हैं ही। तत्कालीन सरकार, अगर मार्च में जिस तरीके का थ्रेट मिला और डीजीपी ने या तमाम पुलिस अधिकारियों ने या किसी भी राजनीतिक शय पर उसे डिनाई किया गया, वो तो दोषी हैं ही। क्या वाकई में केंद्र को नहीं सोचना चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा व्यक्ति सिर्फ राजस्थान में धमकी नहीं दे रहा है, वो महाराष्ट्र में रहने वाले सलमान खान को भी उड़ाने की धमकी दे रहा है। उसके गुर्गे कनाडा में बैठ करके, दुबई में बैठ करके खुलेआम धमकी देते हैं। उनसे खालिस्तान का लिंक भी अपडेट होता है, दुबई से भी उनके कानून चलते हैं। यानी कि अगर वहाँ से धमकी आती है तो लोग पुलिस के पास ना जा करके स्वयं की व्यवस्था स्वयं करे, जैसा कि गोगामेडी साहब के साथ में हुआ है। किस तरीके से देख पा रहे हैं और जवाब देना बनता है आपका। क्या वाकई में केंद्र सरकार को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति जेल में बंद है आपके पास उसका भी तोड़ नहीं है? किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, कोई धमकी जेल जैसी जगह से आती है तो ये बहुत ही अति संवेदनशील मामला है। जेलों में जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ किसी भी प्रकार की मोबाइल फैसिलिटी जेल में नहीं होती है। उसके बावजूद भी ये बात हमको इस स्वतंत्र देश में बैठे हैं अच्छे कानून व्यवस्था के लिए स्वीकार करनी चाहिए, और हम कर रहे हैं कि आज भी जेलों में जो बैठे हुए अपराधी हैं वो अपने परिवारजन से, अपने यार दोस्तों से और अपने जो साथी सरगना साथी हैं उनसे बातें होती हैं। एक जेल की बात नहीं है ये, आज किसी भी सेंट्रल जेल में चले जाओ तो कहीं न कहीं ये जो सारी व्यवस्था है ये सरकार में नहीं, शासन और प्रशासन तक घुली मिली हुई है। आपने देखा पिछली 5 साल की स्थिति देखी, 5 साल में स्थिति ये हुई कांग्रेस की कि कभी मुख्यमंत्री जाएगा, कभी बचेगा, कभी जाएगा, कभी बचेगा, ये स्थिति 5 साल रही। और इस 5 साल में क्या हुआ कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार बचाने के लिए एक राज्य में एक विधायक, एक मुख्यमंत्री होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने जितने भी कांग्रेस और उसके समर्थक विधायक थे उन तमाम को इतनी पावरें दे दी कि वो अपने अपने विधायक क्षेत्र में मुख्यमंत्री बन गए। जिसको चाहा उसको वो रखा अपनी सेटिंग का एसएचओ। एसपीओ की स्थिति ये थी कि एक जिले में एक एसपी होता है, 3 या 4 या 5 या 6 विधायक हैं, उन सबकी बात माननी पड़ती। अगर एसपी ने किसी भी दिन लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती से ले लिया उसी दिन उसको हटाने की अभिशंसा हो जाती। कुल मिलाकर के जो अस्थिर रूप से सरकार थी, जो 5 साल घिस घिस के डरमेर भय में चली, उसने कानून को कमजोर कर दिया। स्थिति ये हो गई कि आपने पिछली सरकार में देखा होगा एक विधायक एसएचओ को ऐसी गालियां देता है जिसको हम अपने कानों से नहीं सुन सकते, जो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुई। तो पुलिस को भी कहीं न कहीं जो कमजोरी हुई है
या पुलिस को भी कहीं न कहीं जो नेग्लिजेंसी हुई है वो सरकार की वजह से हुई है। सरकार किससे चलती है? प्रशासन किससे चलता है? सरकार से। जब आप मनचाहे एसपी लगवा रहे हो, आपके क्षेत्रों में क्राइम बढ़ता जा रहा है, कभी भी राजस्थान सरकार ने जो जेलों में बंद हैं, जिनके तार इंटरपोल से जुड़े हुए हैं, जिनके तार विदेशों से जुड़े हुए हैं, ऐसी राजस्थान सरकार की ओर से एक भी अभिशंसा केंद्र सरकार को नहीं दी गई। आज हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, वो खुद इस चुनाव में यही मुद्दा लेके आए। हमने भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा ये बनाया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान जो अपराध का, जो शांति प्रिय प्रांत था, वो अपराध का पर्याय बन गया है। अगर हमारी सरकार आई तो हम इस पर नियंत्रण करेंगे और जितने भी गुंडे, मवाली और ये गैंगस्टर हैं उनको, उनकी हड्डियों को चटकाने का काम करेंगे और राजस्थान को भयमुक्त बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से हम इसका सीधा उदाहरण भी दे देते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, मोदी जी मुख्यमंत्री बने, बनते ही स्थिति ये हो गई कि उत्तर प्रदेश के जितने भी गैंगस्टर थे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए और या वो अपराधों को छोड़कर जेलों में चले गए अपनी जान बचाने के लिए। हम वादा कर रहे हैं आपसे, 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमारी सरकार बनने वाली है। जो हम इस चुनाव में मुद्दा लेके आए हैं, चुनाव में हमने एक मुद्दा लिया है कि हम राजस्थान को अपराध मुक्त करेंगे, जो ये अपराध का ग्राफ बढ़ा है इसको रोकने का काम करेंगे। अब हम आपकी इस डिबेट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री कोई भी बनाए, कोई भी बने, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करेंगे और जो अपराधी खुलेआम जेलों में बैठे बैठे या बिना जमानत पे हैं तो धमकियां देते हैं, उनको भी ये प्रदेश छोड़ के भागना पड़ेगा। कांग्रेस का तो आरोप है आपके ऊपर, कांग्रेस का तो जिस उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण दे रहे हैं, कांग्रेस का सीधा आरोप है। फिर न्यायालय किस लिए है? आप लोग सीधा कानून हाथ में लेते हैं, बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते हैं, फिर न्यायालय किसके लिए खोल रखेंगे? कांग्रेस का सीधा आरोप है आप लोगों के ऊपर। कांग्रेस का आरोप है ऐसा कोई भी, हमने बुलडोजर वहीं चलाया जहां न्यायिक प्रक्रिया पूरी करी है, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए काम किए। न्यायिक प्रक्रिया के बिना न्याय बनाता कौन है? हम ही बनाते हैं। अब जब न्याय का हम ही उल्लंघन करेंगे तो क्या है? लेकिन प्रशासन ने जो भी काम किया है, जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जिनकी औकात 500 रुपए डेली कमाने की नहीं है, वो 100 करोड़ के मालिक बन के बैठे हैं अवैध रूप से, उनकी वो बादशाहत को ढहाना जरूरी है। लेकिन उसके लिए भी हमने कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया है। बिना कानूनी प्रक्रिया से गुजरे ऐसा एक भी कदम हमने उत्तर प्रदेश में भी नहीं उठाया। ठीक है यादव साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आ रही है। यादव साहब, चलिए, राजनीति का विषय नहीं है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ तमाम विषयों पर, लेकिन बात होना जरूरी है क्योंकि अगर कांड हुआ है तो सवाल उठेंगे। क्या नहीं लगता एक आम आदमी के लिहाज से सोचा जाए, जो सवाल मैंने अतर सिंह गुर्जर से किया वही सवाल मैं आपसे, एक व्यक्ति है जो जेल में बंद है और जिसको लेकर के एनआईए ईडी की छापेमारी, जैसा कि सूचना है पिछले 36 घंटे में 72 घंटे में हुई भी है। एक व्यक्ति जेल से महाराष्ट्र के सलमान खान को धमकी देता है, जयपुर में फायरिंग हो जाती है, व्यवसायियों से प्रोटेक्शन मनी मांगी जाती है। यानी नहीं लगता है आपको कि उस व्यक्ति का जो जेल में बंद है उसका कोई तोड़ ना तो केंद्र सरकार के पास है ना राज्य सरकार के पास रहा है, और उसी व्यक्ति के गुर्गे जयपुर के एक पोश इलाके में घुसते हैं जहाँ से 500 मीटर दूरी पर श्यामनगर थाना है, उसके घर में जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं बाकायदा, और संबंधित व्यक्ति पर एकदम से फायर करना शुरू कर देते हैं। यानी लगता नहीं है एक व्यक्ति कानून और प्रशासन और सरकार सबको चुनौती दे रहा है। एक आम आवाम के लिहाज से, एक आम आदमी के लिहाज से सोचा जाए तो जयपुर की शांति का तो जिक्र आप कर रहे हैं, क्या वाकई में आम आवाम सुरक्षित है इन हालातों में? यादव साहब, मैं समझता हूँ अभी भी नेहरू जी की सरकार केंद्र में बैठी है और सारा दोष उनके नेहरू जी के ऊपर मर दिया जाना चाहिए, है ना जी? यही कहना है ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि क्या रिमार्क था बुलडोजर न्याय के ऊपर, शायद भाजपा के जो नेता बैठे हैं वो भी भूल गए, आप भी भूल रहे हो। तो आपके सामने है ना, एनसीआरबी के आंकड़े 3 महीने डिले को डिक्लेयर किए, जो पब्लिश किए, क्योंकि उनको राजस्थान को बदनाम करना था। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। अपराध किस रेट से बढ़ रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन आज भी हर फेल्योर के लिए, केंद्र की हर फेल्योर के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है। हम जिम्मेदारी लेते हैं
कि ऐसी निकम्मी सरकार को जल्दी पब्लिक हटाएगी और है ना जो वापस केंद्र में एक अच्छी सरकार आएगी कांग्रेस के नेतृत्व में और वापस से कानून व्यवस्था सुधरेगी। आपको मैं आंकड़ों की बात आप कर रहे हो ना, जी, मैं जी। आंकड़ों की बात ही बता देता हूँ। जी आपको आंकड़ों की बात बता देता हूँ कि कितने अपराध बढ़े हैं, क्या है स्थितियाँ। 2012 में 193 पर लेख अपराध थे। क्या राकेश जी? जी जी बिल्कुल। 2012 में 196.70 अपराध पर लेख थे और 2021-20 में कितने हो गए? 314। 2021 में कितने हो गए? 268 और 2022 में कितने? 258। ये कौन से हैं? ये 2012 में, 2015 में थे 215 और 314, 268, 258। अब मैं स्टेट वाइज आपको बात बता देता हूँ। आईपीसी टोटल क्राइम में नंबर 1 है दिल्ली। दिल्ली में किसका कंट्रोल है, किसका लॉ एंड ऑर्डर है? 10 साल से कौन बैठा दिल्ली के शासन पे? जी जी है 1518 क्राइम पर डे। दूसरे नंबर पे कौन है? केरला। कितने क्राइम है? 1274। राजस्थान का नंबर आता है 12वां, 388 अपराध पर डे। कितने अपराध है? 1518 और 388। कौन से नंबर पे? 11-12वें नंबर पे। जो इनका मॉडल स्टेट है उसके अपराध की आप तुलना करोगे चौथे नंबर पे और 3 सालों से चौथे नंबर पे। ये जो बड़ी बड़ी बातें करना है लॉ एंड ऑर्डर की, बुलडोजर सरकार की, बुलडोजर सरकार के अपराध छिपाने के लिए इन्होंने 3 महीने एनसीआरबी की रिपोर्ट को डिले किया। सबसे ज्यादा अपराध यूपी में है, सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के एमपी में है। अपराध होता है जो इनका गुजरात मॉडल है तो सबसे ज्यादा अपराध है। तो ये बताना बंद करे, राजस्थान को बदनाम करना बंद करे भाई ज्यादा। और यदि इनको अपराध के आंकड़ों के ऊपर डिबेट करनी है तो मेरे साथ बैठिए, बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा आपको। जवाब ले लेते हैं सिंह जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। बुलडोजर की शासन करना चाहते हैं ना, बुलडोजर से न्याय देंगे ये अपराधी। परसों का आपने वीडियो देखा, पूरे देश में वायरल हो रहा है, पूरे विश्व में वायरल हो रहा है। कल का वीडियो पूरे देश और पूरे प्रदेश में वायरल हो रहा है। सुना आपने? और माननीय ने यदि सुना होता ना तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। इसलिए मैं इस मौके फिर आपको कह रहा हूँ कि राजनीति करने का मौका नहीं है। सबसे पहले जो अपराधी है उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले वो पकड़े जाने चाहिए। प्रशासन को उनका काम करने देना चाहिए। प्रशासन को डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, अननेसेसरी के दबाव नहीं बनाए जाने चाहिए। ठीक है। विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक हक है। हर समाज को और हर परिवार को विरोध करने का हक है। मैं आज भी पीड़ित परिवार के साथ है, हमारी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। लेकिन यदि आंकड़ों की बात आएगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, गुजर साहब को समझना चाहिए। ठीक है गुजर साहब जी। ये जो अभी प्रवक्ता जी ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने बात कही है कि ये बात हम भावनाओं में बह के बात नहीं करें, और वो कह रहे हैं कि इस बिंदु पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज गोगा मेडी जी गए, किसी परिवार का बहुत जिम्मेदार आदमी गया, समाज का अध्यक्ष गया, और हम जानते हैं कि राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे तो वो वापस तो आएंगे नहीं। उनकी हम पूरे समाज की, पूरे राजस्थान की, पूरे देश की पब्लिक की भावना और उनके साथ है, उसके परिवार के साथ खड़ी आज इस दुख की घड़ी में। लेकिन कहीं न कहीं अच्छे सुशासन के लिए ऐसे जो मुद्दे हैं जिनकी वजह से आम पब्लिक में भय है, उन पर राजनीति होनी चाहिए, उनमें निखार आना चाहिए। ऐसे क्या कारण है कि राजस्थान में अपराध की बात करते हैं? ऐसी कौन सी परीक्षा थी जिसमें पेपर नहीं बिके? ऐसी कौन सी परीक्षा थी जिसमें बेईमानियां नहीं हुई? जो राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, जो सरकार चला रहे थे, उन्हीं के बंगले में पेपर बेचने वाले मिले, और उन्होंने जो पढ़ने यहां आए थे और उन्होंने इस जयपुर में बड़ी बड़ी कोठियां ठोक दी। तो कहीं न कहीं राजनीतिक से राजस्थान पुलिस का अपना एक स्लोगन है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। आपने तो पुलिस को इस तरीके से शासन चलाया कि पुलिस को ऐसा बना दिया कि पुलिस में ही भय हो गया। अपराधी हैं वो निडर होकर काम कर रहे हैं। ऐसी परीक्षा हुई कि एक मंत्री के 8-8 परिवारजन आरएएस बन गए एक साथ, और आज उनके पास जब ईडी पहुंच रही है, आय से अधिक संपत्ति देख रही है, तो कहां से इतना पैसा आ गया? राजनीति जो हमारे राजस्थान को, हमारे देश को
जिस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, उन तमाम बिंदुओं पर राजनीति होनी चाहिए, उसका एक हल निकलना चाहिए ताकि अपराध बढ़े नहीं, भ्रष्टाचार बढ़े नहीं। मैं फिर कह रहा हूं यादव साहब, ये राजनीति का बिंदु है, आपके लिए अवसर आ रहा है। आज हम आप पे आरोप लगा रहे हैं, कल अगर हम सिस्टम से नहीं चलते हैं, कहीं भी कमजोर हो रहे हैं, कहीं भी कमजोर होते हैं, तो हम आपको ये आगे से निमंत्रण दे रहे हैं कि आप हमारे ऊपर आरोप लगाना, सदन में घेरना। और हम फिर वादा कर रहे हैं आपसे कि हमारा चुनाव में ये मुद्दा रहा था, हम अच्छा सुशासन देंगे, राजस्थान को भयमुक्त करेंगे, अपराधों पर नियंत्रण करेंगे। और जो एक राजधानी में, जयपुर जैसी सिटी में अपराधी आते हैं, कमरे में बंद गोली मार के चले जाते हैं, हमारे ऊपर आज आप आरोप नहीं लगा सकते। अगर हमारी सरकार होती फिर ये होता तो आरोप लगाते। ये मार्च के महीने में दूसरे स्टेट की पुलिस आपको लिखित में दे रही है। ठीक है, यादव साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं एक बार। राकेश जी, जी राकेश जी, गुर्जर साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं आई, कह रहे हैं ना यही बात। गुर्जर साहब कह रहे हैं हमारी सरकार नहीं आई अभी। हाँ, तो जयपुर की सड़कों पे खुलेआम प्रशासन को धमका कौन रहा था 2 दिन पहले? जोधपुर में कौन धमका रहा था फोन के ऊपर खुलेआम एक चीफ इंजीनियर को? कौन थे वो गुंडे? क्या भाजपा और भाजपा का आला कमान उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? तो फिर उनको सस्पेंड हो जाना चाहिए ना, अब तक सस्पेंड हो जाना चाहिए ना। वो अभी आपके सम्मानीय सदस्य है ना आपकी पार्टी संगठन के, और आप उनको माननीय की शपथ नहीं दिलाओगे ना। गुर्जर साहब, आप इस मंच के ऊपर आज विश्वास दिला के जाओ कि जिस माननीय ने जयपुर की सड़कों पे खुलेआम प्रशासन को धमकाया, उस माननीय को आपका संगठन शपथ नहीं लेने देगा। और जिस हारे हुए प्रत्याशी ने कल प्रशासन को जिस तरीके से धमकाया, उस व्यक्ति को आप तुरंत निष्कासित करवाओगे अपनी पार्टी से। आप विश्वास दिला के जा रहे हो आज। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको भरोसा दे रहा हूं, निमंत्रण भी दे रहा हूं। हमारा शासन आ रहा है, जो हम चुनावी टाइम पे कह के आए उसमें होंगे, कहीं भी त्रुटि हो आप हमें सदन में विपक्ष में बैठोगे, उसी दिन उठाना बात को, हम उनकी पूर्ति करेंगे। और धमकाने की बात है, एक आदमी ने यही तो कही है कि भाई आप बाजार में दुकान लगा के बैठे हो, क्या आपके पास लाइसेंस है क्या जो सरेआम ये दुकानें लग रही है मांसों की? अतर साहब, आप भी इसी समाज में रहते हो, मैं भी इसी समाज में रहता हूँ। क्या भाषा? ठीक है, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। ठीक। धन्यवाद आपका। और मैं ठीक है। उमंग माथुर मैं बोल रहा हूँ, वरिष्ठ संवाददाता हूँ यहाँ नवतेज टीवी में। मैं वहाँ पर मौजूद था जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, और उनके पास में जो अधिकारियों को जो लताड़ लगाने वाली जो बात है, वो बात इस वजह से उठी थी क्योंकि मैं ग्राउंड पे था, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बेहतरी से मैं बता सकता हूँ। वहाँ पर 117 जो पूरे परकोटे इलाके की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और नगर निगम या जो भी लाइसेंस देता है उसकी आप डायरी खोल के देख लेना, 117 लाइसेंसी दुकानें वहाँ पर हैं। और स्वामी बाल मुकुंदाचार्य, आप तो नाम नहीं ले रहे थे, मैं नाम ले लेता हूं। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने साफ तौर पर यह कहा है कि मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म या जाति के लोग यहां पर दुकान खोले, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन फूड की दुकान खोले, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है 117 के अलावा जिन लोगों ने वहां पर दुकान, थड़ी, ठेले, खोमचे खोले हुए, जिस वजह से जो 80 फीट की रोड है, 60 फीट की रोड है, 100 फीट की रोड है, वो आधी रह गई है। और जयपुर का वो इलाका है जहां से टूरिस्ट अंदर आते हैं, या उन इलाकों में राजस्थान में जो टूरिस्ट आते हैं वो वहां पर घूमने जाते हैं। आप खुद देखिए, राजस्थान में अगर कोई एक व्यक्ति उस टूरिस्ट के नंबर बढ़ाने की बात कर रहा है, 117 के अलावा जिन लोगों ने वहां पर गैर कानूनी रूप से दुकान खोली हुई है, वो उन्हें वहां से हटाने की बात कर रहा है, और इतने 4.5-5 साल से वहां खुली है। वहीं पे मौजूद प्रशासन को, अगर वो ठीक है, उनका लहजा खराब हो सकता है, गुस्से में वो आ सकते हैं, लेकिन आपने शायद हो सकता है पूरी खबर नहीं देखी हो, क्योंकि आज की ही मैं बात बता रहा हूं, स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी ने माफी भी मांग ली है। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरा व्यवहार गलत लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे को अतिक्रमण मुक्त मेरा वो इलाका चाहिए। और 117 के अलावा जो भी गैर कानूनी ढंग से जिन्होंने दुकानें वहां पर खोली हुई हैं और सड़क पर जो भी वहां पर कटाई हो रही है, उसे बंद करो। उस अभियान पर वो निकले थे, मैं वहां मौजूद था, इसलिए मैंने वो देखा था। यादव साहब मुद्दे से भटक रहे, उमंग मुद्दे से, क्योंकि जी
उनका उस दिन उनका व्यवहार सही था और वो उनकी जो पोजीशन थी उस पोजीशन के हिसाब से ठीक था। यादव साहब, वो मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली है। खैर, मुद्दे पे लौटते हैं राकेश जी। माफी मांगने से सब कुछ स्थितियां नहीं बदल जाती। आप सिस्टम में तनाव पैदा करके माफी मांग दो और वो रिजोल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता मुकुल जी। आपको यदि लोकतंत्र में यदि आप जनप्रतिनिधि हो तो जनप्रतिनिधि के तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा। और माननीय ने अभी शपथ नहीं ली है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि साहब हमने आना जो अभी सरकार नहीं आई हमारी, एक तरफ तो पूरे सिस्टम को, पुराने सिस्टम को ब्लेम कर रहे हो और दूसरे दिन आप कानून को हाथ में ले रहे हो। बात उसकी है, मैं किसी को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यदि आप बाल मुकुंदाचार्य जी दूसरे दिन ही जाकर के जिम्मेदारी लेते हैं तो उनको तीसरे दिन भी कल की भी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों को लेनी पड़ेगी कि हमारा फेल्योर है। यदि परसों वो अपनी जिम्मेदारी, ठीक है यादव साहब, ये यादव साहब ठीक है, जिम्मेदारी सबको ही लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने 3 से 4 बार ये बात बोली है राजनीति नहीं करना है, लेकिन आरोप आपके लगातार आ रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की उस केंद्र सरकार की भी है जिसने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ इतने मामले दर्ज होने के बावजूद या कनाडा और दुबई से लगातार प्रोटेक्शन मनी की मांग होने के बावजूद कोई भी स्ट्रॉन्ग एजेंसी को अभी तक ये कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी है कि इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ा जाए। वहाँ पर भी आरोप लगेंगे, लेकिन आरोप आपके ऊपर भी आएंगे क्योंकि मार्च तक सरकार आपकी थी, मार्च में सरकार आपकी थी, पंजाब सरकार की ओर से आपको थ्रेट की बाकायदा जानकारी दी गई, लेकिन आपने बावजूद इसके एक राजनीतिक, एक सामाजिक व्यक्तित्व को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। शायद ऐसा लगता है कि आपको सामने वाले की तरफ तो तमाम चीज़ें दिख रही है, लेकिन आपको बाल मुकुंदाचार्य की वो तमाम चीज़ें दिखाई दे रही है कि जो भी किया गया वो ठीक नहीं था। लेकिन शायद पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ, सदन के अंदर जो कुछ हुआ, शांति धारीवाल का बयान शायद आपको अभी याद नहीं आ रहा होगा, तमाम चीज़ें। ठीक है, उमंग माथुर आपके पास लौटना चाहेंगे। उमंग, अब क्या, अब स्थिति क्या कह रही है, वर्तमान स्थिति हम आपको जानना चाहेंगे। क्या अब प्रशासन के साथ में परिजनों की वार्ता हो पाई है? क्या 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, पोस्टमार्टम को लेकर के सहमति नहीं बनी है, अंतिम संस्कार अटका हुआ है, अब आगे क्या, चल क्या रहा है? आप वहाँ पर जाकर के आए, वहाँ रहे हैं, लगातार आपने वहाँ पर लंबा समय दिया है, अभी क्या कुछ अपडेट है वहाँ का? बिल्कुल राकेश जी, मैं लगातार वहाँ पर मैं हूँ, मेरी परिवारजनों से भी बात हुई है, वहाँ पे जो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी गए वहाँ पर जा रहे हैं, मेरी उनसे भी बात हुई है, जो राजनेता वहाँ पर जा रहे हैं उनसे भी बात हुई है, परिवारजनों की, और जो भी वहाँ पर करणी सेना के जो तमाम जो अधिकारी हैं उन लोगों ने 31 लोगों की एक लिस्ट बनाई है। कोई 31 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, लेकिन 20 के आसपास लोगों की एक लिस्ट बनी है जिसमें करणी सेना के अधिकारी भी मौजूद हैं, राजपूत समाज के भी वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, परिवार के लोग मौजूद हैं, और इन तमाम लोगों ने मिलकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठकर 2 दौर की वार्ता ये लोग कर चुके हैं। तीसरे दौर की वार्ता अभी होना बाकी है और तीसरे दौर की वार्ता के बाद में ऐसा लग रहा है कि ये धरना प्रदर्शन यहाँ से समाप्त हो जाएगा, अंतिम क्रिया गोगामेडी साहब की कर दी जाएगी। जो और 2 जो बैठकें हो चुकी हैं, उन 2 बैठकों के बाद में ही 8 सूत्रीय एक मांग पत्र जो परिवार की तरफ से या फिर हम यूँ कह सकते हैं समाज की तरफ से आया है, उसमें से मैं फिर से दोहराता हूं, जो प्रमुख जो मांग है एनआईए को ये जांच देने की बात कही जा रही है, जो कहीं ना कहीं आज जो पूरा घटनाक्रम हम देखें, राज्यपाल जी ने उमेश मिश्रा जी को तलब किया, उसके बाद में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करी, और जो एनआईए की जो बात आ रही है, कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जो इनका सबसे मुख्य जो पॉइंट है वो शायद मान लिया जाएगा या मान लिया गया है। हालांकि नवतेज टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है। दूसरी बात, ये भी सूत्रों के हिसाब से निकल के आ रहा है कि गोगामेडी साहब के परिवार की ओर से एफआईआर करा दी गई है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि इस लॉरेंस बिश्नोई हो, रोहित गोदारा हो, या जो भी तमाम इस प्रकार के लोग हैं, इनका काम करने का जो एक तरीका है, उस तरीके के हिसाब से ही परिवार को सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। क्योंकि अगर पिछले कई घटनाक्रम इनके हम देखें जिसमें इन्होंने इस प्रकार की हत्याओं को अंजाम दिया, ये पहले जिसकी हत्या करते हैं उसके बाद में जो उसके गवाह हैं या जो उसके परिवार के लोग हैं, ये उनको भी मारने का प्लान बनाते हैं। और शायद इसी वजह से समाज के लोग, करणी सेना के लोग और तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनके परिवार को आजीवन सुरक्षा दी जाए। राकेश जी, चलिए ठीक है, गुजर साहब फाइनल कमेंट आपसे लेंगे। जो कुछ हुआ, हत्याकांड हुआ है, जयपुर की शांति भंग हुई है, जयपुर लहूलुहान हुआ है, राजस्थान जख्मी हुआ है, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे, क्या कुछ होना चाहिए? सरकार आपकी आने वाली है, बहुमत में आप आ चुके हैं, शपथ ग्रहण बाकी है, क्या कुछ आगे की रूपरेखा? बहुत
निंदनीय और शर्मसार करने वाली घटना है शासन के लिए, प्रशासन के लिए। सरकार चाहे कोई सी भी हो, अगर ये किसी भी सरकार में होती तो निंदनीय घटना होती। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को बनने से पहले जो ये आहट हुई है इस हत्या की, इससे बहुत बड़ा सबक लेना होगा और कहीं न कहीं अपने एक गांठ बांध करके शासन करना होगा और ये तय करना पड़ेगा कि हमको जो प्रायोरिटी के काम है उनमें कानून व्यवस्था इतनी सख्त की जाए और राजस्थान पुलिस के जो अफसर हैं, डीजी से लेकर के और कांस्टेबल लेवल तक के, उनको भी, जो राजस्थान की पुलिस इस देश में पहले और दूसरे नंबर पर हुआ करती थी, आज उनकी स्थिति ये हो गई कि अपराधियों में उनका भय नहीं रहा, बल्कि आमजन में पुलिस के प्रति भय हो गया। इसके कारण चाहे राजनीतिक हो चाहे सिस्टम के हो, सिस्टम की गड़बड़ी हो, इसमें सुधार करना पड़ेगा। वैसे ही हमारी पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम है, जितनी संख्या बल होना चाहिए वो कम है, संसाधनों की कमी है। ये सारी बातें होते हुए भी फिर भी एक कहावत है कि अगर पुलिस का शासन सख्त होता है तो कम नफरी में भी अधिक काम किया जा सकता है। चलिए ब्रजेश, आपके पास आना चाहिए, फाइनल कमेंट लेंगे और जिस तरीके से जो कुछ भी हत्याकांड हुआ है और जो कुछ भी चल रहा है, क्या वाकई में सरकारों को अधिक सजग रहने की आवश्यकता है और सबसे पहले यानी कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद यानी कि राजस्थान में नई सरकार बनने जा रही है, सबसे बड़ी बात आम आवाम की सुरक्षा कैसे होगी? क्या इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्योंकि पिछली सरकार में जो हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, वो अलग विषय है। अब आगे की रूपरेखा क्या होनी चाहिए? क्योंकि एक ऐसा थ्रेट जो आज सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर आया है, कई राजपूत नेता ऐसे हैं जो अब भी ये बोल रहे हैं कि हम भी टारगेट हो सकते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो आने वाली बीजेपी की जो सरकार है वो डबल इंजन की अब सरकार बनने जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर अपन पिछली सरकारों पे बात ना करें, क्योंकि उनकी नाकामियों की वजह से ये आज पूरा जो प्रदेश है वो गैंगस्टर में घिरा हुआ है। आप उस राजू ठेहट की हत्या को नहीं नकार सकते हैं, चाहे वो कोटा वाली जो हत्या हुई थी उसको भी नहीं नकार सकते। तो कहीं ना कहीं गैंगस्टर के जो जाल में फंसा हुआ है पूरा प्रदेश, माफियाओं के जाल में फंसा हुआ है, उसको निकालना सबसे बड़ी जरूरत की चीज़ होगी। आम आदमी जो है अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है राजस्थान में। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। और जिस तरह से बड़े चेहरों की हत्या हो रही है, लगातार उनको थ्रेट दिए जा रहे हैं। आज राजेंद्र गुढ़ा, चाहे तमाम वो मंत्री हैं, चाहे वो तमाम वो जो विधायक हैं, राजेंद्र राठौड़ जो बीजेपी से ही है, नेता प्रतिपक्ष रहे, वो आज सड़कों पर हैं। तो कहीं ना कहीं इस कानून व्यवस्था की वजह से ही सड़कों पर है। तो आने वाली सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो कानून व्यवस्था है। कैसे उस इंटरपोल जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फैले हुए हैं उन लोगों पर कैसे लगाम लगाए। और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लॉरेंस इनकी कस्टडी में है उसको लगाम कैसे लगाया जाए। कि लॉरेंस कस्टडी में होने के बावजूद भी तमाम मीडिया संगठनों को इंटरव्यू दे देता है, तो कहीं ना कहीं वो सवाल से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, सवाल का उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया, देना चाहिए इनको, क्योंकि ये इनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, दूसरा महिलाओं के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था होगा वो सबसे बड़ी बात होगी। और आज जिस तरह से जयपुर की सड़कों पर उधर कुंभ हुई है, जिस तरह से धमाचौकड़ी हुई है, जिस तरह से इनके जो बुजुर्ग लोग थे, जो राजपूत समाज से सभ्य लोग थे, उन्होंने जिस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आह्वान किया था, उस तरह से नहीं दिखा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी संपत्ति हो उसको ना नुकसान पहुंचाते हुए अपनी बात को सरकारों तक पहुंचाया जाए। और जो आने वाली बीजेपी की सरकार है, हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से बड़े चेहरों की हत्या हो रही है उस पर बहुत जल्द से जल्द रोक लगा दिया जाए, जिससे कि समाज में उस चेहरों की कमी महसूस ना हो। आप याद करिए राकेश जी, जिस तरह से बॉलीवुड में तमाम वो गंदी फिल्में बनाई जा रही, जिससे हिंदू संस्कृति पर ठेस पहुंच रहा था, उसको लेकर जिस आदमी ने उस डायरेक्टर को थप्पड़ मारा था, आज उसी की हत्या हो जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है हिंदू संस्कृति और राजपूत समाज और राजस्थान के गौरव को भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो राजस्थान की सरकार है वो कानून व्यवस्था को पूरी तरह संभालेगी और वो जो 5 साल तक गैंगस्टर और माफियाओं की गिरफ्त में जो सरकार रही है, पूरी तरह से प्रदेश रहा है, उससे बाहर निकालेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अतर सिंह गुजर साहब आपका भी शुक्रिया, उमंग माथुर मेरे सहयोगी आपका भी शुक्रिया, ब्रजेश शर्मा साथ ही सीएल यादव साहब कांग्रेस प्रवक्ता आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के जिस अपराध को लेकर के यूं माना जाए राजस्थान में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो बीजेपी लगातार 5 साल से सड़कों पर थी और ये आरोप लगातार लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था सही नहीं है, उसी गवर्नमेंट के आने से पहले यानी कि राजधानी जयपुर में गुलाबी शहर में एक ऐसे व्यक्तित्व पर हमला किया गया, उसकी जान ले ली गई, दिन दहाड़े हत्या होती है और कानून और प्रशासन को चुनौती दे दी जाती है। फिलहाल अपराधी पकड़ से बाहर है, लेकिन लगातार पुलिस
पुलिस की ओर से छापेमारी की जा रही है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द शायद अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। फिलहाल राजस्थान की शांति को लेकर के नई सरकार के बनने तक क्या कुछ अपडेट हो सकता है, तमाम चीज़ों पर राज्यपाल कलराज मिश्र की निगाहें और डीजीपी उमेश मिश्रा को इसके लिए तलब किया गया है। देखना होगा क्या कुछ इस मामले में हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आखिर राजस्थान इस प्रकार के हत्याकांड कब तक सहेगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। सरकार के पास इलाज नहीं है तो ये बच्चे आज जोश में हैं, आप इनके नारे सुन रहे हो। आज वो किसी की भी मौत की वो ले लेते हैं कि हमने मरवाया। क्यों मरवाया भाई? तुम्हारी भैंस खोल रखी थी क्या? तुम्हारे घर में कोई हमने कांड कर रखा था क्या? सुखदेव सिंह गोगामणि ने जिस प्रकार की कायराना हरकत की है, ये मर्दों के काम नहीं है।